आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान के एक बहुत ही गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए मतलब असहज करने वाले व्याख्यान पर नजर डाल रहे हैं। इसका शीर्षक है फॉल्सहुड में जीना। यानी एक तरह के धोखे या फरेब में जिंदगी गुजारना। इसमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया गया है जी। जब कोई समुदाय या कौम पतन यानी जवाल के दौर में होती है तो वो हकीकत से दूर क्यों भागने लगती है। बिल्कुल। और इस सोर्स में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, सामाजिक या राजनीतिक गिरावट के तौर पर नहीं देखा गया है। नहीं, इसे एक दिमागी, एक सोचने समझने के तरीके की बीमारी बताया गया है। अच्छा। तो आज हम इस बातचीत में उस धोखे की दुनिया के लक्षणों को, उसके कारणों को एक एक करके खोलेंगे, जैसा इस लेख में समझाया गया है। और ये भी देखेंगे कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाया भी गया है या नहीं है। हाँ। तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। इस सोर्स की शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जिसे सुनकर मैं सच में हिल गया। इसमें हजरत मूसा की एक दुआ का जिक्र है जहां वो कहते हैं, ए अल्लाह, मेरी कौम से सब कुछ छीन लेना लेकिन उनकी अक्ल मत छीनना। और इस पर जो जवाब आता है वो और भी चौंकाने वाला है। हम जब किसी कौम को सजा देते हैं तो सबसे पहले उसकी अक्ल ही छीनते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग तो वही रहता है, लोग तो वही रहते हैं, फिर अक्ल छीनने का क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अक्ल छीनने का मतलब ये नहीं है कि लोगों का आईक्यू कम हो जाता है या वो दिमागी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। यहां इसका मतलब है एक समूह के तौर पर तर्क और विवेक से फैसले लेने की क्षमता का खत्म हो जाना। रैशनल थिंकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, रैशनल थिंकिंग यानी नतीजों को सोचकर, नफे नुकसान को तौलकर फैसले लेना, वो काबिलियत चली जाती है। और इसे ही पहला लक्षण बताया गया है। ये किसी भी समुदाय के पतन का सबसे पहला और सबसे खतरनाक लक्षण बताया गया है। तो अगर तर्क और विवेक की सोच चली जाती है तो उसकी जगह लेता क्या है? क्योंकि फैसले तो तब भी लिए जाते हैं, काम तो तब भी होते हैं। उसकी जगह ले लेते हैं जज्बात। फैसले इस आधार पर नहीं होते कि इसका नतीजा क्या होगा या लंबे समय में क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है, बल्कि इस आधार पर होते हैं कि सुनने में क्या अच्छा लग रहा है या किस बात से हमारे अहम को, हमारी ईगो को तसल्ली मिल रही है। अच्छा। रणनीति की जगह प्रतिक्रिया ले लेती है। हर बात पर एक जज्बाती रिएक्शन होता है, कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं। और यही उस फॉल्सहुड की पहली ईंट है। बिल्कुल, जिसके बारे में ये पूरा लेख बात करता है। अच्छा, तो ये तर्कहीनता, ये इरेशनैलिटी असल जिंदगी में दिखती कैसे? क्योंकि कोई भी ये तो नहीं मानता कि मैं जज्बात में बहकर फैसले ले रहा हूं। सोर्स कहता है कि इसका एक बड़ा लक्षण ये है कि जब आपके पास आज दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती तो आप अपने अतीत के गौरव में जीने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी तारीख देखो कितनी महान थी, हमारा दीन तो सबसे कामिल है, हम तो खैरो उम्मत हैं, यानी सबसे बेहतरीन कौम। हाँ, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत ताकत देती हैं, पर क्या यही वो धोखा है? हाँ, ये सोच इसी को एक बड़ा लक्षण मानता है। देखिए, ये बातें अपने आप में गलत नहीं हैं, ये ऐतिहासिक सच हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब ये बातें आज की नाकामी को छुपाने का पर्दा बन जाए, जब ये मेहनत करने से बचने का एक बहाना बन जाए। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बूढ़ा जमींदार अपनी हवेली के खंडर में बैठकर सिर्फ अपने पुरखों की कहानियां सुनाता रहे, जबकि आज उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो। वाह। पूरा वजूद सिर्फ अतीत की शान पर टिक जाता है, जबकि आज की दुनिया में दिखाने के लिए कोई व्यावहारिक उत्कृष्टता, कोई प्रैक्टिकल एक्सीलेंस नहीं होती। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई पुराना आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर हो जो प्रैक्टिस करने के बजाय बस अपने 30 साल पुराने वर्ल्ड कप की जीत की कहानियां सुनाता रहे। बिल्कुल सही मिसाल है। और इसी सोच से एक तरह का श्रेष्ठता बोध, मतलब सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी तो पैदा होता होगा। बिल्कुल। ये मान लेना कि हम तो पैदाइशी तौर पर ही सबसे बेहतर हैं, हमें कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और ये सोच एक तरह के बौद्धिक लॉकडाउन जैसी है। जैसे कोई कंपनी कहे, हम 1980 में बाजार के बादशाह थे, हमें अब कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं। आज की दुनिया में तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ, हम सब जानते उसका क्या हश्र होगा। यही बात स्रोत समुदायों पर लागू कर रहा है। ये श्रेष्ठता बोध सीखने, सुधार करने और मेहनत करने की हर गुंजाइश को खत्म कर देता है। मतलब आप अपनी गलतियों को मानेंगे ही नहीं? कभी नहीं, क्योंकि आप तो पहले से ही परफेक्ट है। ये हकीकत से भागने का एक बहुत ही आरामदायक लेकिन अंदर से खोखला कर देने वाला तरीका है। और जब कोई खुद को इतना परफेक्ट मान लेता है तो वो उस एक चीज से सबसे ज्यादा नफरत करने लगता है जो उसकी परफेक्शन पर सवाल उठाए, यानी आलोचना, तनकीद का अगला बड़ा लक्षण है।
आलोचना या तनकीद से नफरत। क्यों? क्योंकि आलोचना उस खूबसूरत लेकिन खोखले गुंबद को गिराने का काम करती है जिसे उन्होंने अपनी हकीकत के चारों ओर बना रखा है। अच्छा। कोई भी तार्किक सवाल, कोई भी तथ्यों पर आधारित आलोचना उस गुंबद में एक दरार की तरह होती है। तो वो उसे एक हमले की तरह देखते हैं। हाँ, सुधार के मौके की तरह नहीं बल्कि एक हमले की तरह देखते हैं। एक मिनट, मुझे ये बात जरा और समझनी है। हाँ, आप कह रही हैं कि आलोचना से नफरत इसलिए है क्योंकि वो धोखे की दुनिया को तोड़ सकती है। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि लोग कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं कि वो एक झूठ में जी रहे हैं और बस उस झूठ को बचाए रखना चाहते हैं? ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। सॉर्स सीधे तौर पर तो ये नहीं कहता, लेकिन इशारा ऐसी तरफ है। जब आपकी पूरी पहचान एक कहानी पर टिकी हो, तो आप उस कहानी पर सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को अपना दुश्मन समझेंगे। खग एक बहुत जरूरी फर्क भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सही तनकीद का मतलब गाली गलौज, मजाक उड़ाना या नीचा दिखाना नहीं है। नहीं। सही तनकीद का मतलब है अपने कामों को, अपने फैसलों को तर्क और नतीजों की कसौटी पर कसना। ये तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। जब हमें अपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत भरोसा होता है और कोई आकर उसमें 10 कमियां निकाल दे, तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्सा या चिढ़ी होती है, भले ही वो सही कह रहा हो। हाँ बिल्कुल, स्रोत शायद इसी इंसानी फितरत को एक पूरे समुदाय के स्तर पर देख रहा है। और जब तर्क की कसौटी को खारिज कर दिया जाता है, तो फिर अपने कामों को सही ठहराने का तरीका क्या बचता है? तब हर काम को, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, एक मुकद्दस, पवित्र नाम दे दिया जाता है। हम ये जिहाद के लिए कर रहे हैं, हम ये दीन की खिदमत के लिए कर रहे हैं। जब आप किसी काम पर पवित्र का लेबल लगा देते हैं, तो आप उसे हर तरह की जवाबदेही और आलोचना से ऊपर कर देते हैं। फिर कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता कि भाई आपकी इस खिदमत का नतीजा क्या निकला। सही बात है। तो अगर तर्क चला गया, आलोचना बंद हो गई, तो फिर ज्ञान यानी इल्म का क्या होता है? इस्लाम में तो इल्म की बहुत अहमियत बताई गई है। कुरान और हदीस में बार बार ज्ञान हासिल करने पर जोर दिया गया है कि ये रास्ता नहीं बचा सकता। इस लेख में से उस समुदाय की सबसे बड़ी त्रासदी बताया गया है। अच्छा। उनके मुताबिक इल्म का असल मकसद था हिकमत यानी विजडम पैदा करना, समझदारी बढ़ाना और आज के दौर की चुनौतियों को समझकर उनका हल निकालना। ज्ञान का मकसद था रचनात्मक सोच और समस्या समाधान। लेकिन सोर्स कहता है कि इस पावरफुल टूल का दायरा बहुत ही सीमित कर दिया गया। ये कैसे हुआ? ये 2 स्तरों पर हुआ। पहला, इल्म को सिर्फ दीने इल्म मतलब धार्मिक ज्ञान तक महदूद कर दिया गया। दुनियावी विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब को दोयम दर्जे का मान लिया गया। और फिर जो उससे भी बुरा हुआ, उस दीने इल्म को भी सिर्फ इख्तिलाफी बहसों, विवादास्पद मुद्दों पर बहस, विवादास्पद मुद्दों पर बहस मुबाहिसा करने तक सीमित कर दिया गया। ज्ञान का मकसद हकीकत को समझना नहीं, बल्कि दूसरी विचारधारा के मानने वाले को बहस में हराना रह गया। तो अगर इल्म का मकसद सिर्फ बहस जीतना बन गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ऐसे विद्वान तैयार कर रहे हैं जो समस्याओं को सुलझा नहीं सकते, बल्कि सिर्फ ये साबित कर सकते हैं कि दूसरा गलत है। बिल्कुल। ये तो समाज के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। सोर्स इसी को बौद्धिक बांझपन कहता है। ज्ञान है, किताबें हैं, मदरसे हैं, बहसें हैं, लेकिन उससे कोई नई सोच, कोई नया समाधान, कोई आज के दौर का इमाम गजाली या इब्ने खल्दून पैदा नहीं हो रहा। मतलब इल्म से चिंतन और तर्क को बाहर निकाल दिया गया। हाँ, और जब ऐसा होता है तो वो सिर्फ जानकारी का ढेर बनकर रह जाता है, हिकमत नहीं बन पाता। ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बना रहे हैं। तर्क गया, अतीत का महिमा मंडन शुरू हुआ, आलोचना से नफरत हुई और ज्ञान भी बहसबाजी में फंस गया। ये सब हमें एक और बहुत ही आम लक्षण की तरफ ले जाता है जो आजकल हर तरफ सुनाई देता है। हमारे खिलाफ हर जगह साजिश हो रही है। हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस फॉल्सहुड की दुनिया का सबसे मजबूत खंबा है। सोर्स यहाँ एक बहुत ही अलग और प्रैक्टिकल नजरिया पेश करता है। वो इस बात से इनकार नहीं करता कि साजिशें होती हैं। वो कहता है कि ये दुनिया प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के उसूल पर चलती है। सही बात है। यहाँ हर कौम, हर देश अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। तो जाहिर है आपके खिलाफ योजनाएं भी बनेंगी, चालें भी चली जाएंगी। ये तो दुनिया का कायदा है। तो फिर असल मसला क्या है अगर साजिशें सच हैं तो? असल मसला साजिश का होना नहीं है। नहीं, असल मसला उस साजिश का मुकाबला करने की काबिलियत की कमी है। काबिलियत की कमी। नाया, आपकी सारी ऊर्जा
ये गिनने में खर्च हो रही है कि मेरे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं। बजाय इसके कि आप खुद को मजबूत बनाएं। हाँ, इतना मजबूत कि कोई साजिश आपका कुछ बिगाड़ ही ना सके। जो कौम सिर्फ शिकायत करती है वो मुकाबला नहीं करती। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? इतिहास गवाह है कि ताकतवर देशों और समुदायों ने वाकई कमजोरों के खिलाफ भयानक साजिशें की हैं, उन्हें दबाया है, उनके संसाधन लूटे हैं। क्या ये सोर्स इस हकीकत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है? क्या ये पीड़ित को ही दोष देने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है और इसका जवाब बहुत बारीक है। सोर्स इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा कि जुल्म होता है या साजिशें होती हैं, वो सिर्फ आपका फोकस बदलने की बात कर रहा है। फोकस आपके कंट्रोल में है। वो कुरान की एक आयत का हवाला देता है जिसका मतलब है, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनकी कोई भी चाल तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अच्छा, तो ये सब्र और तकवा यहाँ सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है? नहीं, इनके कुछ प्रैक्टिकल मतलब है। क्या है वो? बिल्कुल, यहाँ सब्र का मतलब है लगातार बिना जज्बाती हुए मेहनत करते हैं ना, और तकवा का मतलब है नतीजों की परवाह करना, जवाबदेही महसूस करना, हर काम को पूरी क्वालिटी के साथ करना। अच्छा, तो आयत का व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, अनुशासन है और तुम लंबी प्लानिंग के साथ काम करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो फोकस बाहरी दुश्मन से हटाकर अंदरूनी कमजोरी पर लाना होगा। हाँ, अपनी ऊर्जा को वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं से हटाकर हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं पर लगाना होगा। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को जोड़ते हैं। हमने देखा कि अकल छिन गई और उसकी जगह जज्बात ने ले ली। वर्तमान की नाकामी को छुपाने के लिए अतीत के गौरव का सहारा लिया गया। खुद को परफेक्ट मान लिया, इसलिए आलोचना से नफरत हो गई। ज्ञान का मकसद बहस जीतना रह गया। हाँ, मसले सुलझाना नहीं। और अपनी हर नाकामी का ठीकरा साजिश पर फोड़ दिया गया। ये सब मिलकर आखिर में किस तरह की तस्वीर बनाते हैं? ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हम दुनिया को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत ये होती है कि उस काम को करने की क्वालिटी, प्लानिंग और अनुशासन मौजूद ही नहीं है। मतलब हर मसले को रणनीति और दूरदर्शिता से नहीं, बल्कि सिर्फ जज्बात और नारों से हैंडल किया जाता है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में सोर्स एक हदीस का भी जिक्र करता है कि मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह की रोशनी से देखता है। इसका क्या मतलब समझाया गया है? रोशनी से देखने का मतलब है चीजों को उनकी असलियत में देखना, भावनाओं, नारों और दिखावे के पार जाकर। जैसे एक डॉक्टर एक्सरे देखता है। बिल्कुल सही। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर सिर्फ मरीज की दर्द भरी कहानी नहीं सुनता, वो एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट के ठंडे बेलाग सच को देखता है। यहाँ फिरासत वही साफ और सच्ची नजर है। तो सच्चा मोमिन यथार्थवादी होता है? यथार्थवादी और उद्देश्यपूर्ण। वो भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता, बल्कि हकीकत और नतीजों की नजर से देखता है। वो अपनी गलतियों को मुकद्दस नाम देकर सही नहीं ठहराता, बल्कि अगर गलती हो जाए तो उसे मानकर लौट आता है। यही वो तकवा है। हाँ, यही वो तकवा है जो इंसान को बहुत संजीदा और रियलिस्टिक बना देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि पतन या जवाल से बाहर निकलने का रास्ता दूसरों को कोसने, उन पे इल्जाम लगाने या साजिशों की लिस्ट बनाने में नहीं है, बल्कि खुद के अंदर झांकने और खुद को बदलने में है। ये जो फॉल्सहुड या धोखे की दुनिया है, ये बहुत आरामदायक हो सकती है क्योंकि इसमें अपनी किसी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, लेकिन आखिर में ये विनाशकारी है। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक क्वालिटी, प्लानिंग, यथार्थवादी सोच, जवाबदेही और लगातार सीखना ही आगे का रास्ता है। मतलब जब तक कोई कौम अपने कामों को सिर्फ अच्छी नीयत से नहीं, बल्कि उनके ठोस नतीजों से आंकना शुरू नहीं करेगी, तब तक हालात नहीं बदल सकते। नियत अच्छी होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ नियत से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया नतीजों से बदलती है। हाँ, दुनिया नतीजों से बदलती है। ये बात वाकई बहुत सोचने वाली है। अपनी जिम्मेदारी लेना और दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद के गिरेबान में झांकना। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस सोर्स में एक बहुत ही उकसाने वाली बात कही गई है। अपने कामों को सिर्फ नियत से नहीं, बल्कि उनके ठोस, नापे जा सकने वाले नतीजों यानी मेजरेबल रिजल्ट से आंकना शुरू करें। जरा सोचिए, अगर किसी समुदाय में हर काम, हर भाषण,
हर प्रोजेक्ट, हर जलसे को सिर्फ इस एक पैमाने पर परखा जाने लगे कि उसने दुनिया में वाकई क्या सकारात्मक बदलाव लाया जिसे हम देख और नाप सकते हैं, तो समुदाय की प्राथमिकताएं रातों रात कैसे बदल जाएंगी?